एक साथ 26 लोगों की हत्या करने के बाद आतंकी देवदार के पेड़ों से घिरे जंगल में घुस गए और बेफिक्र होकर वहां से तेजी से भाग निकले। मृतकों के परिवार फूट फूट कर रो रहे थे और जो 20 लोग घायल थे वो भी काफी देर तक वही दर्द के मारे तड़पते रहे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां सुरक्षा बलों का कोई नामो निशान नहीं था। कोई नहीं था जो उन लोगों को बचाता, उनकी आंखों में साफ दिख रही मौत के साए को दूर कर उन्हें जिंदगी की उम्मीद देता। ना कोई सुरक्षा कर्मी था और ना ही कोई मेडिकल हेल्प। बैसरन घाटी काफी ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ तक वाहन नहीं लाए जा सकते। यहाँ पैदल या फिर घोड़े और खच्चर पर सवार होकर आया जा सकता है। ऐसे में दर्द से चीखते लोगों को देख जहाँ कई लोकल लोग हाथ पर हाथ रखे सब कुछ चुपचाप देखते रहे, तो वही कुछ लोकल कश्मीरी लोग हिम्मत करके मदद के लिए आगे आए। किसी ने किसी बच्चे को पीठ पर बिठाकर नीचे पहुंचाया, तो किसी ने अपने घोड़े पर बिठाकर घायलों की मदद करनी शुरू की। इतना बड़ा हमला हो जाने के काफी देर बाद भी सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और आर्मी तक इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी। संयोग से उस समय सीआरपीएफ बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर राजेश कुमार किसी काम से बैसरन घाटी से गुजर रहे थे। तभी उन्हें घाटी से उतरते लोगों की हड़बड़ाहट और रोने की पुकार सुनाई दी। उन्होंने एक घोड़े वाले को रोककर पूछा कि यहाँ कुछ हुआ है क्या। उस घोड़े वाले ने बताया कि साहब, बैसरन में गोलियां चली है और काफी लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल पड़े हुए हैं। इतना सुनते ही राजेश कुमार सारा मामला समझ गए और बिना कोई देरी किए पास के सीआरपीएफ कैंप को इन्फॉर्म करके जल्द से जल्द क्विक एक्शन टीम को बैसरन घाटी पहुंचने को कहा और खुद घटना स्थल की ओर निकल पड़े। आतंकी हमले की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ तुरंत एक्शन में आ गई। 25 कमांडो की एक क्विक एक्शन टीम को तैयार करके बैसरन घाटी रवाना कर दिया गया। सीआरपीएफ का यह कैंप बैसरन घाटी से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ता भी काफी पहाड़ी था, इसलिए क्विक एक्शन टीम को घटना स्थल तक पहुंचने में 40 मिनट लग गए। क्विक एक्शन टीम ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले यह श्योर किया कि वहां पर कोई आतंकी तो नहीं छिपा हुआ है। वहां उन्हें आतंकी तो नहीं, पर डर के मारे छिपे हुए लोग जरूर दिखाई दिए, जिनकी आंखों में अब भी मौत का खौफ था। इन्हीं में से 3 लोगों का गोली लगने से काफी खून बह चुका था और उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल एड की नीड थी। उन तीनों को हेलीकॉप्टर से अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा खून बहने की वजह से उन 3 में से एक घायल आदमी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बाकी के उन 2 घायलों को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उनके अलावा और भी जो लोग घायल हुए थे उन्हें भी नियर बाय मेडिकल सेंटर्स पहुंचाया गया। कुछ ही देर में आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और उन्होंने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू मिशन चलाया। हालांकि अब तक टूरिस्ट में इस कदर खौफ बैठ चुका था कि जब सीआरपीएफ के जवान उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे तो कई लोगों ने उन्हें आतंकवादी समझा, क्योंकि आतंकी भी सेना और पुलिस की वर्दी पहनकर आए थे। एक महिला तो रोकर सीआरपीएफ के जवानों के आगे गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना, मैंने पहले ही अपने पति को खो दिया है। उस महिला का ये खौफ देखते ही सीआरपीएफ के जवानों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत सभी को शांत किया और बताया कि वो भारत के जवान हैं और उनकी रक्षा के लिए आए हैं। भले ही इंडियन फोर्सेस बाद में घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू किया, लेकिन इस हमले में हुई 26 निर्दोष लोगों की मौत ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। वहां सुरक्षा बल का ना होना अथॉरिटीज की लापरवाही को दर्शाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो को 4 अप्रैल 2025 को एक इंटेल मिला था कि पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने अपने लोकल गुर्गों को हमले के लिए पहलगाम के होटलों की रेकी करने का निर्देश दिया था। ये जानकारी सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर SMACA के जरिए साझा भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद मौके पर एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में भारत सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि लोकल अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी एजेंसीज को इन्फॉर्म किए बिना समय से पहले ही बैसरन वैली को खोल दिया था, जबकि हर साल इस घाटी को जून में अमरनाथ यात्रा के वक्त खोला जाता था। सरकार की सफाई पर भी गहरा सवाल था कि जब बैसरन वैली के खुलने के बारे में मैगी और चाय बेचने वालों को पता था, उन हजारों टूरिस्ट को मालूम था जो यहाँ घूमने आए थे, तो सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी से आखिर ये जानकारी कैसे छुपी रह गई। इसके अलावा ये कितनी विडंबना की बात है कि कैसे आतंकी इतनी ज्यादा वेपनरी के साथ बड़ी आसानी से कश्मीर में घुसकर अटैक करते हैं और बिना पकड़ाए भाग भी जाते हैं। आतंकियों ने इस पहलगाम हमले को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक रेकी की थी, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस प्लानिंग की कानो कान खबर तक नहीं लगी और उनके सूत्रों का नेटवर्क धराशायी हो गया। जम्मू कश्मीर में ये कोई पहला आतंकी हमला नहीं है। इससे पहले चाहे 2016 का उरी अटैक हो या बारामूला अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक हो या फिर 2024 का रियासी अटैक, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को घटना होने के बाद अपनी चूक का पता चल पाता है। आखिर बार बार ऐसी लापरवाही कैसे हो जाती है? क्यों हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके किसी भी आतंकी हमले को होने से पहले ही नहीं रोक पाती है?
देश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आतंकी हर बार अपने मंसूबों में कामयाब रहे हैं। 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो या 2002 का अक्षरधाम हमला, 2005 का दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हो या 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 26/11 मुंबई अटैक हो या फिर 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक, आतंकियों ने हर बार देश को नुकसान पहुंचाया है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्हें रोकने में नाकाम रही है। जैसे ही पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की खबर मीडिया में आई, पूरा देश सन्न रह गया। इस हमले में जिन पत्नियों ने अपने पति और जिन बच्चों ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने आतंकियों के हाथों मरते देखा था, जब उनके मुंह से देश के लोगों ने उस भयानक हमले के बारे में सुना तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी भारतीयों की आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। हर कोई इसका बदला चाहता था। भारत सरकार भी हमले के बाद एक्शन में आ गई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने खबर मिलते ही पहलगाम का दौरा किया। जब उन्होंने वहां मृतकों के परिवार वालों की रोती हुई आंखें और चीखती हुई न्याय की पुकार सुनी तो उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस हमले के जिम्मेदार लोग जल्द ही अपनी कब्र में होंगे।